अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू EFPH विद तहमीना। आप बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ई पेज क्या है, कोई तहमीना मैगज़ीन पढ़ने लगी है या अखबार पढ़ने लगी है। वैसे है कुछ उसी तरह का, सिर्फ ये कि हमने पढ़ना नहीं है, हमने आपको वर्चुअली और आपने सुनना होगा कि हम आपके साथ क्या शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि इंटरटेनमेंट लाइफ का एक बड़ा ख़ास हिस्सा है। आजकल वैसे हर प्रोग्राम्स में जब आप सुनते हैं तो आपको हर वक्त टेंशन ही होती है, तो हमने ये सोचा जैसे K2 TV की रिवायत है कि आपको मालूमात भी फराहम की जाएँ और साथ साथ आपको इंटरटेन भी रखा जाए, तो वो दोनों चीज़ें इस शो के अंदर होने वाली हैं। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर दूं कि इस प्रोग्राम के अंदर सेगमेंट्स कौन से होने वाले हैं, क्योंकि आज हमारा पहला प्रोग्राम है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे म्यूज़िक से, क्योंकि म्यूज़िक जो है वो जैसे कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, तो मौसीकी के बाद हमारा प्रोग्राम शुरू कैसे हो सकता है। तो ये कॉर्नर होगा हमारा जहाँ पे हमारा लाइव म्यूज़िक होगा। हर हफ्ते हमारे साथ एक सिंगर होंगे जो आपको इंटरटेन करेंगे थ्रू म्यूज़िक, और उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि म्यूज़िक जो है हर किसी की अपनी एक चॉइस है। और मुझे ये लगता है, क्योंकि मुझे खुद भी म्यूज़िक बहुत पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि मौसीकी आपका मूड भी चेंज करती है। अगर आप दुखी दुखी गाने सुनेंगे तो फिर आप फ़ौरन से दुखी हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं कि दुखी गाने बुरे हैं। द मेन थिंग इज़ कि मूड आपका चेंज हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ योनराज के हिसाब से आपको हम मौसीकी सुनवाएं। और उसके साथ साथ आप देखेंगे मेरी बैक साइड पे जो मैं आपको लेके जाना चाहूँगी, अगर आप देखें कि ये सारे के सारे जो हमारे सिंगर्स हैं, जो ब्रिलियंट सिंगर्स हैं जिन्होंने अपनी मौसीकी में एक छाप छोड़ी है, आप देखें कि उनके म्यूज़िक कवर्स हैं, म्यूज़िक एल्बम्स थी। तो एक टाइम था कि जब म्यूज़िक इनकी एल्बम्स आया करती थी, तो हम इनके जो है ना वो कैसेट्स होती थी उस टाइम पे, तो हम लोग निकाल के पोस्टर्स लगाया करते थे और बड़े ही आराम से मैं अपनी कैबिनेट्स के ऊपर और हम शेयर करते हैं। आई थिंक काफ़ी सारे लोग इस चीज़ से रिलेट करेंगे। तो जब मैंने इसको देखा तो मुझे वो बात याद आ गई, एंड आई थिंक काफ़ी सारे लोग रिलेट करेंगे। लेकिन नो डाउट हम अपने लेजेंड्स को, जिन्होंने म्यूज़िक दिया, कंपोजिंग की, म्यूज़िक कंपोज भी किया, ठीक है ना, तो उन सारे लोगों को हम एक ट्रिब्यूट भी देंगे और आपको लाइव म्यूज़िक भी सुनाएंगे। देन हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉर्नर की तरफ। ये हमारा कॉर्नर होगा गॉसिप कॉर्नर, क्योंकि गॉसिप के बगैर आपको पता है चीज़ें नहीं होती। तो जो हमारे मेहमान होंगे सेगमेंट के अंदर, वो उनके साथ हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो हम उनके बारे में भी जानेंगे और फिर उनसे पूछेंगे कि आजकल एक्चुअली हो क्या रहा है। तो बहुत सारी गपशप हमारी उनके साथ होने वाली है। उसके अलावा आपको हम शेयर करेंगे न्यूज़, यानी जो हमारी हर हफ्ते की एक न्यूज़ होगी कि कौन सा अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाला है, कोई फिल्म रिलीज़ होने वाली है, कोई म्यूज़िक एल्बम रिलीज़ होने वाली है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो होगी वो हम आपको हर हफ्ते अपडेट करेंगे। और उसके साथ साथ मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो हम कहते हैं कंट्रोवर्सीज़। तो कंट्रोवर्सीज़ आपको पता है कि इवन घरों के अंदर भी हैं, हर जगह पे हैं, तो उससे आप बच नहीं सकते। तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जिस हफ्ते हमारा प्रोग्राम होगा कि कौन सी कंट्रोवर्सीज़ हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर जगह पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलता रहता है। उसके अलावा जो हमारा सेगमेंट होगा वो होगा व्हाट्स न्यू। अब व्हाट्स न्यू से मुराद, काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि व्हाट्स न्यू क्यों, तो व्हाट्स न्यू से ये होगा कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, वो कोई ड्रामा हो सकता है, कोई फिल्म हो सकती है, कोई म्यूज़िक एल्बम हो सकती है, उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे कि कब आ रही है, उसका फीडबैक क्या है, क्या डिस्कशन उसके बाद साथ होने वाली है। तो वो भी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। और अब हमारे काफ़ी सारे जो ऐसे थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज की तरफ बढ़ते हैं, हमारे जो हिंद को या पहाड़ी या पटवारी जिसको लैंग्वेज को हम कहते हैं, ठीक है, वो भी उनके ऐसा कि भाई ये व्हाट्स न्यू द के मतलब है। तो उन्होंने थोड़ा जब मैं दस देवां कि K2 ने रिवायत है कि असी अपनी ज़बान नाल, अपनी रूट्स नाल, अपनी जड़ां नाल हमेशा असी अटैच रहने हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि मॉडर्निज़म होना, पढ़िया लिखिया होना, एजुकेशन असा लैने सारी गल्ल जिंदगी असा गुजारनी है, लेकिन उससे नाल ये भी बड़ा ज़रूरी है कि असा अपने कल्चर नाल, अपनी सकाफत नाल असा जुड़े रहिए। तो असा भी सारी गल्ल पढ़े लिखे हाँ, थोड़ा एक्सपोजर भी है, लेकिन उससे नाल अपनी ज़बान नाल, अपने मुल्क नाल, अपनी सखावत नाल असा अटैच हाँ। तो इस प्रोग्राम ने विच असा बहुत सारे सेगमेंट तुहानू दिखा सा, क्योंकि इंटरटेनमेंट है, तुहानू तुसा बोर भी नहीं करना। तो इसने अंदर लाइव म्यूजिक भी हो सी, असां नाल जोड़े गेस्ट हो सन, उन्होंने गेस्टां नाल भी असा थोड़ी गपशप ला सा, ठीक है ना, कि उन्होंने जिंदगी विच के हो रहा है, और जोड़े बहुत सारे ऐसे टॉपिक हो सन असां उन्होंने डिस्कस कर सा। उस तो इलावा जड़ियाँ कॉन्ट्रोवर्सीज होवन, ऐसा कि पता झगड़े भी होने हैं, तो लोग थोड़ा जहा दिलचस्पी लैने, तो वह भी असां तुसां नाल डिस्कस कर सा। ये सारा है साडा प्रोग्राम ना हिस्सा। अच्छा जी, अब प्रोग्राम सारा जो हमारा हो रहा है, अब उसके बाद हम थोड़ा सा ये भी कर दें प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि ये सारा का सारा जो इतना खूबसूरत सेट है, मुझे लगता है कि जब आप किसी भी प्रोग्राम का, वो न्यूज़ का हो या आप कोई एंटरटेनमेंट शो देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, मुझे लगता है कि वो जो सेट होता है वो उसका एक रिप्रेजेंटेटर होता है।
यानी उसकी एक पहचान बन जाता है। और मुझे लगता है कि एक तरीके से उसकी सोल भी उसी में कनेक्टेड होती है, क्योंकि जब आप उसको देखते हैं तो आप उस प्रोग्राम को उस जगह के साथ कनेक्ट करते हैं। जब भी आपके माइंड में वो प्रोग्राम आएगा तो वो जगह भी आपके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट करेगी। और इसके पीछे एक पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस होता है, बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। जैसे हम अपना घर सजाते हैं, यकीन जाने वैसे ही होता है कि अब कितना मुश्किल होगा, हम तो घर एक ही तरफ सजाते हैं, लेकिन ये जो हमारी टीम है, जैसे मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी अज़हर जावेद साहब को और उनकी टीम को, कि कितने सारे सेट्स वो डिज़ाइन करते होंगे और उनकी कोशिश होती होगी कि हर सेट के अंदर एक डिफरेंट चीज़ हो, डिफरेंट एलिमेंट हो जो उस प्रोग्राम को डिफरेंट भी करे, खूबसूरत भी करे। तो अगर आप हमारा पूरा का पूरा सेट देखें, कलर स्कीम से आप अगर स्टार्ट करें, लाइटिंग से स्टार्ट करें, और जैसे मैंने आपको बताया कि अब सेगमेंट्स हैं, तो ये क्रिएटिविटी की बात है। तो मेरी तरफ से मुबारकबाद भी, और अज़हर जावेद साहब और उनकी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू भी है। उसके साथ साथ सादिया हैं, सादिया ने ये जो छोटी छोटी चीज़ें आप एलिमेंट्स देख रहे हैं, एंड आई नो जो ख़वातीन भी मुझे देख रही होंगी उनको समझ होगी कि हम ख़वातीन में ये बड़ा होता है कि हम हर चीज़ को, हर कॉर्नर को हम करें, तो उनको भी स्पेशल थैंक्स है। एंड नॉट लास्ट एंड द लीस्ट, ठीक है ना, जो हमारे मेरे ख्याल से इस पूरी टीम के और इस पूरे एक मैनेजमेंट के जो हेड हैं, और मैं समझती हूँ कि लीडर हैं कामरान साहब, उनको स्पेशल थैंक्स। और वो मैं इसलिए नहीं करना चाह रही हूँ कि वो हमारे चैनल के हेड हैं या कुछ भी है, उसका रीज़न ये है कि देखिए एक लीडरशिप होती है। लीडरशिप से मुराद ये है कि अगर आप घर के अंदर भी जैसे बाप है या हस्बैंड है तो वो एक घर को लीड करता है, तो मुझे लगता है कि यार वो एज अ लीडर का काम करते हैं। और जैसे K2 TV की रिवायत रही है कि हमेशा उन्होंने एक थॉट प्रोसेस रखा है, उन्होंने कोशिश की है कि जो उनके, एक तो सबसे मैं स्पेशल बात करना चाहूँगी कि जो कल्चर को साथ लेके वो चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स हम देखते हैं आजकल, मैंने जैसे कहा कि मॉडर्निज्म तो है ही है, लेकिन उन्होंने इस चैनल के थ्रू अपने कल्चर, अपने रूट के साथ वो कनेक्टेड रहे हैं। उसके अलावा जितने भी प्रोग्राम्स हैं और चीज़ें, और उनकी हमेशा से कोशिश ये रही है कि लोगों को जो है इंटरटेन भी किया जाए और उनको इन्फॉर्म भी रखा जाए। तो बहुत बहुत थैंक यू कामरान साहब, आप हम पूरी अपनी कोशिश करेंगे कि आपकी इस लेगेसी को हम साथ लेके चलें और आपको मायूस ना करें। अच्छा जी, अब चूंकि हम सेगमेंट की तरफ जा रहे थे, तो एक और बड़ा दिलचस्प सा सेगमेंट है, यहाँ मैं लेके जाना चाहूँगी। आप अगर कैमरामैन हमारा दिखाएंगे कि आप कहेंगे कि यार ये लेटर बॉक्स क्यों लगाया हुआ है, ठीक है, ये तो किसी ज़माने में लेटर बॉक्स होता था, खूबसूरत तो है ही है। इसका स्पेशल एक इंट्रोडक्शन होगा जो मैं आपको सबसे लास्ट में दूंगी। अभी सिर्फ मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये है हमारा सेगमेंट का। तो हम अभी आपको बोर ना करते हुए सबसे पहले हम चलेंगे अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो है कि हमारा लाइव म्यूज़िक। और आज हेज़ल हमारे साथ होंगी, उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज वो हमें क्या सुनाने लगी हैं, और चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। वेलकम बैक नाजरीन, ठीक है, अब हम ऑफिशियली अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो कि है हमारे लाइव म्यूज़िक का। और अब मैं भी काफ़ी ज़्यादा इंट्रोडक्शन देते देते थक गई हूँ, और हमारे खूबसूरत से मेहमान, खूबसूरत शख्सियात भी शामिल हो गई हैं। ये हमारे प्रोग्राम का ऑफिशियल हिस्सा होंगे। जैसे मैंने बताया था कि लाइव म्यूज़िक होगा, और उसके साथ साथ आप को हम म्यूज़िक भी ऐसा बताएंगे कि जो हमारे पुराने म्यूजिशियन हैं उनको हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे। तो सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन मैं भी थोड़ा सा बैठ जाऊं और बैठे बैठे आपसे ज़रा थोड़ी सी मैं बातचीत करूं और अपने मेहमानों को भी आपसे मुलाकात कराऊं। और सबसे पहले जो हमारे मेहमान हैं और हमारे ऑफिशियल पार्टरान हैं, उनसे मुलाकात कराती हूँ। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम हेज़ल, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं मैम? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और शामिल से आपकी मुलाकात करवाते हैं। वैसे तो आप मिलते रहते होंगे, शामिल को हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम का हिस्सा हैं, तो कैसे हैं शामिल आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। वैसे रेडी और एक्साइटेड हैं? ठीक है, बिल्कुल जी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अब ये है कि वैसे तो आप लोग प्रोग्राम और सिंगिंग माशाल्लाह माशाल्लाह हमेशा ही अच्छा करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा धमाल तमाल समथिंग लाइक दैट हमने करना है। तो हमारे नाज़रीन को भी मैंने जैसे बताया है, ठीक है, कि हमारा लाइव म्यूज़िक सेगमेंट होगा, और उसके अलावा साथ साथ हम अपने जो हमारे म्यूजिशियन थे, ये सिंगर्स थे, उनको हमने ट्रिब्यूट भी पेश करना है। और माशाल्लाह हेज़ल और शामिल तो आपको पता है हरफन मौला हैं, देर ब्रिलियंट। तो हेज़ल ज़रा बताएं कि आज क्या सुनाने वाली हैं आप? जी बिल्कुल, मैं बहुत लाइक खूबसूरत सॉन्ग है मेरे पास, ऑलरेडी K2 चैनल पे देखा होगा आप सबने भी कि सिंगिंग करते हुए। लेकिन जैसे मैं यहाँ सेट पर आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ई पेज विद तहमीना, इट्स अ वेरी गुड एंड स्टनिंग एंड एलिगेंट। एंड मैं साथ साथ देख रही थी हमारे बहुत ही 90s के सुपरस्टार आर्टिस्ट हैं, जिसमें एनी खालिद हैं, हदीका कियानी जी हैं, एंड नाजिया हसन जी हैं। इनके सॉन्ग्स काफ़ी हैं जो मैं सुनती हूँ और गाती भी हूँ शौक से। एंड आई थिंक सो मैं इन्हीं से शुरू करना चाहूँगी, नाजिया हसन जी से।
बेशक नाजिया हसन तो खैर हम कहते हैं कि शी इज़ द पायनियर ऑफ पॉप म्यूज़िक, और मेरा ख्याल है कि रहती दुनिया तक उनका नाम रह जाएगा। तो हम आपको गाना सुनने से पहले उनकी एक थोड़ी सी रील देख लेते हैं, ठीक है ना, उन यादों को भी थोड़ा सा हम ताज़ा करते हैं और फिर हम सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं। तो आप जाइए देखिए रील। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। मेरे इल्तिजा है खुदा से दुआ है, मेरे इल्तिजा है खुदा से दुआ है, तो दिल जुदा ना करे। ओ दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। दीवाने चुप कैसे रहे, आओ दुनिया से ये कहें। दीवाने चुप कैसे रहे, आओ दुनिया से ये कहें। जिन्हें हमसे मिलना गवारा नहीं है, जिन्हें हमसे मिलना गवारा नहीं है, हमसे मिलाना करे। ओ दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। लेके बाहें बाहों में हम लिखते जाएं राहों में हम। लेके बाहें बाहों में हम लिखते जाएं राहों में हम। वो दिल ही नहीं है जो नामे मोहब्बत, वो दिल ही नहीं है जो नामे मोहब्बत, नामे वफा ना करे। ओ दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। ला 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 गोइंग बैक टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट जिसका नाम है म्यूजिक श्यूजिक, ठीक है, तो उस पे हम जरा थोड़ी सी बात करते हैं। तो हेजल, तुमने नया गाना सुना है आयमा बेग का, सुन मेरे माहिया, सुन मेरे माहिया? हाँ सुना है, ऐसे रील्स में मैंने देखा है उनको, प्रॉपर नहीं मैंने सुना हुआ। अच्छा, गाना तो चलो जैसे भी है, ठीक है ना, लेकिन आजकल ज़रा उसकी वीडियो जो है ना बड़ी वो वायरल हो रही है, क्योंकि उन्होंने बाथ टब के अंदर जो है वो गाना किया है जो मेरी समझ से थोड़ा सा बाहर है। तो क्या लगता है आपको? बहुत ही डिफरेंट सा कंटेंट है उस वीडियो में देखने को आया, बट लाइक अ स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब लगा मुझे। क्योंकि अब आप लोग भी माशाल्लाह से शामिल और आप दोनों सिंगर्स हैं, ठीक है ना, और हमेशा मेरे ख्याल से ये होता है कि जो भी सॉन्ग नया आता है, आई थिंक नेशनली और इंटरनेशनली, लेकिन हमेशा ये होता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा उसको कोरियोग्राफ करना चाहते हैं कि जो एक आई थिंक एक, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है।
लेकिन ये थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा था, लेकिन इस बारे में बात करते हैं। लेकिन चले नाज़रीन, चल के पहले देखते हैं गाना, ताकि आपको भी समझ आए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप हमारे प्रोग्राम का सिलसिला आप देख रहे हैं और आप जिनसे आपकी मुलाकात करानी है और जो सेगमेंट आपको हमने आज, क्योंकि पहला हमारा शो है, उन लोगों से आपकी मुलाकात करवानी है इस सेगमेंट में कि जो वाकई टैलेंटेड हैं, जिनको वाकई में एक आप उसको कह सकते हैं कि स्किलफुल लोग हैं। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं वो वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन वो राइटर हैं, सॉन्ग राइटर हैं और एक्टिंग भी की है, जो मैं उनसे आज थोड़ा पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ टाइम पहले पता चला था एंड आई वाज सरप्राइज कि यार ये भी इनमें टैलेंट है और इन्होंने ये काम किया है। तो आज जिस मेहमान से आपकी मुलाकात करवानी है उनका नाम है इरफान अहमद उर्फ़ी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा शो जाएगा। खैर मुबारक, आपका ये कहना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उर्फ़ी साहब, अब आप राइटर भी हैं और मैं थोड़ा सा पूछना चाह रही थी, मुझे अभी कुछ टाइम पहले पता चला था कि आपने बंधन ड्रामे में एक्टिंग की है। सही। तो मुझे थोड़ा सा ये बताएं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपने फिर मेरे ख्याल से दोबारा एक्टिंग नहीं की। हाँ, बड़ी कम कहीं कर ली, कुछ शॉर्ट फिल्म में, ये वो ऐसे करके। नहीं, वो मैंने वो एक्सीडेंटली वो बंधन में किया था। तो मगर मैंने वो बस वो एक दफ़ा जो किया, तो उसके बाद मैंने कानों को हाथ लगा लिया, वो ऐसे लगाया। हालांकि मुझे बहुत सी ऑफर्स तब आई, वो बड़ी सक्सेसफुल गया था। वो मैंने ये देखा, बड़ी सैल्यूट में सलाम करता हूँ एक्टर्स को कि बेसिकली एक्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस और बहुत सब्र चाहिए। सब्र इन दैट सेंस सही, वो खैर किसी हद तक आपके हाँ भी है, लेकिन फिर भी इतना नहीं है जितना एक्टिंग में होता है कि आपकी जो कॉल, मेकअप कॉल या जो भी है आपकी, वो अगर 4 बजे है शाम को, तो सुबह 4 बजे आप फारिग होंगे ना। आपकी बारी बड़ी देर से, चूँकि इसमें बड़ा कुछ वो सेट्स चेंज करने होते हैं, लाइट और ये और एक्टर्स दूसरे, तो उसमें बड़ा सब्र और बड़ा टाइम चाहिए। तो मुझे पता नहीं क्यों लगा था जैसे ना कि वेस्ट ऑफ टाइम किसी हद तक मुझे फील हुआ था। लेकिन मगर बहुत लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं इसमें और बड़ा अच्छा, ये बड़ा पावरफुल अब तो मीडियम वो ये प्रोफेशन बन चुका है। खैर पहले भी था, अगर आप सुपरस्टार हो जाएं या आप स्टार बन जाएं या आप इवन करेक्टर एक्टिंग में भी बहुत अच्छा अपने आप को प्रूव करें, तो है तो ये बड़ा अच्छा प्रोफेशन, बड़ा क्रिएटिव भी है, बड़ा एक्सप्रेसिव भी है और बड़ी पावर है इसमें तो कुछ एग्जैक्टली नहीं। आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करूँगी, क्योंकि वाकई में एक लाइन या डायलॉग बोलने के लिए जो लोग बड़े आराम से कह देते हैं कि ये ड्रामा अच्छा नहीं है, हाँ, या ये सीन अच्छा नहीं है, तो कभी कभार क्योंकि आपका इस फील्ड से ताल्लुक है, बेशक आप एक्टिंग ना करें और हम भी किसी न किसी हवाले से ताल्लुक है, तो कभी कभार वाकई अफसोस होता है कि कितनी मेहनत जाती है इसके अंदर। सही। तो उर्फ़ी साहब, मुझे ये बताएं, क्योंकि अब आप इस प्रोफेशन से तो मुंसलिक हैं और चूँकि आप स्क्रीन राइटर भी हैं, राइटर भी हैं, आपको लगता है कि जो यानी एक स्टोरी एक माइंड में होती है, मतलब एक राइटर क्या सोचता है और फिर उसको किस तरह से पोर्ट्रे करना चाहता है, थोड़ा सा इस बारे में भी बताएं। देखिए, नहीं होता ये है कि ये जो ख़ासतौर पे जो स्क्रीन राइटिंग है ना, ये तो एक तरह से मैं समझता हूँ कि ये बड़ा कंटेम्प्रेरी चीज़ होती है ना। जो ट्रेंड्स हैं, जो सिचुएशंस हैं, या जिस साल में, जिस एरा में आप ये काम कर रहे हैं, थोड़ा सा रेलेवेंट बहुत ज़रूरी होता है। भले आप वो पीरियड प्ले ही कर रहे हों, आप 6000 साल पुरानी बात भी कह रहे हैं उसमें, या आप 200 साल पुरानी, या आप करंट मॉडर्न या आने वाले वक्त की भी बात कर रहे हो, कुछ साइंस फिक्शन भी है, तो उसको रेलेवेंट होना बड़ा ज़रूरी है करंटली ऑडियंस के लिए ना, व्यूअर्स के लिए। तो इसलिए बड़ा, और एक बात, दूसरी बात ये है कि वो एक समहाउ ये टीम वर्क तो है इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स एक तो देखें, इसमें फाइनेंसेस बहुत इन्वॉल्व होते हैं, अब तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हुए हैं, पहले भी थे, हमेशा से रहे। और फिर उसके बाद ये है कि पॉलिसीज़ भी होती हैं, फिर इसके बाद एजेंडाज़ भी होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो सिर्फ एक अकेले राइटर का ये काम नहीं, ऐसा नहीं होता कि एक राइटर ने कहानी एक सोची हुई है और वो लेके गया है उसके लिए, अनलेस कि वो खुद उसको प्रोड्यूस कर दे। अच्छा, आपको ये लगता है कि जैसे अब आपने लेट्स से स्क्रीन राइटिंग की, और क्योंकि हमेशा ये होता है कि एक प्रोड्यूसर है, एक डायरेक्टर है और एक राइटर है,
और मुझे ये हमेशा से लगा है कि जो एक्चुअल स्टोरी यानी अगर स्क्रीन राइटिंग भी लिखी है तो वही होता है, तो आपको लगता है कि उसमें अमेंडमेंट्स हो जाती हैं या डायरेक्टर जो है उसको अपने हिसाब से चेंज कर देता है? होता है एट टाइम, डिपेंड कर रहा होता है, एट टाइम्स हो जाता है, एट टाइम्स नहीं होता। देखिए जहाँ तक वन ऑफ प्ले जो होता है ना 50 मिनट्स का 25 मिनट्स का, उसमें तो गुंजाइश कम होती है, उसमें तो तय हो जाता है बड़ी जल्दी जो भी रहा। ये इवन फिल्म भी जो होती है उसको आप कैमरा ओपन करने से पहले फाइनल कर लेते हैं। लेकिन जो सीरियल है ना उसमें चूंकि वो देखे ना 25-30, अब तो खैर 30-40 एपिसोड्स हैं, अब 40 घंटे की जो कहानी जब फैलती है और फिर उसके बाद आप जब उसकी एग्जीक्यूशन तो कितने महीने भी लग जाते हैं ना, 3-4 महीने लग जाते हैं मेरा ख्याल उसमें रिकॉर्डिंग में। तो चेंज वो ऑन लोकेशन तो बहुत तब्दीलियाँ आ जाती हैं, बाज़ वक़्त एक्टर्स नहीं होते, लोकेशंस नहीं होते, तो फिर वो एक डायरेक्टर जो है वो, मगर मैं फिर भी कहूँगा कि ये ना बाहर तौर एक डायरेक्टर्स मीडियम है, ख़ास तौर पे जो सीरियल है। और बल्कि सारा कुछ जो है वो फिल्म भी हमेशा से डायरेक्टर्स मीडियम रही है। और लेकिन हमारे यहाँ हमारी रवायत जो है ना पाकिस्तान टेलीविज़न की, उसमें वो राइटर्स मीडियम बहुत बन गया ना एक ज़माने में, जब एक्चुअली जो कि लिटरेचर से में जो लोग अपना नाम बना चुके हुए थे, जब वो स्क्रीन पे आए लिटरेचर या रेडियो में, सही, तो वो ना राइटर के नाम से वो ज़्यादा ड्रामा बिकने लगा। बिकने से मतलब उस ज़माने में था तो एक ही चैनल, लेकिन फिर भी वो उसको देखा जाता था कि ये अशफाक साहब का ड्रामा है या सीना मोइन का ड्रामा है या फातिमा सुरैया। तब देखिए डायरेक्टर्स का एज सच उसका नाम नहीं आता था, बिल्कुल ऐसे, नॉट इवन एक्टर्स का भी नहीं आता था इतना, ऐसे ही है, ये कोई यूँ नहीं कहता था कि वो ठीक है बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स आए, देखा रूई बानो का प्ले है, फिरदौस जमाल का प्ले है, आप, लेकिन फिर भी ना वो राइटर्स की बात आती थी। तो लेकिन वो अच्छा वो अभी तक हम उस हैंगओवर से निकले नहीं। आज भी हम राइटर्स से वही इम्पोर्टेंस, राइटर भी अपनी इम्पोर्टेंस वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है और बहुत हद तक व्यूअर्स भी कर रहे होते हैं कि ये, लेकिन अब देखें तो राइटर भी कोई सच वो उतना सिग्निफिकेंट रहा नहीं, अब एक्टर ज़्यादा हो गया हुआ है। आपको लगता है कि कुछ फ़र्क है जो पहले यानी स्क्रीन राइटिंग से हट के भी अगर हम राइटिंग की बात करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नॉवेल्स थे या ऐसी कहानियाँ थी कि जिनसे फिर इंस्पायर होके बहुत सारे ड्रामास बने, इवन मूवीज़ भी बनी, तो आपको लगता है कि पुराने एरा में और इस नए एरा में कुछ फ़र्क आ गया है? अब ये रियलिस्टिक है या अच्छा है या बुरा है? कुछ बताएं इस बारे में। मेरा ख्याल है ये सब हर दौर की अपने वो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं, और लेकिन वक्त के साथ साथ आपको बिल्कुल तब्दील खुद भी होना चाहिए। अब चूँकि ये इसको हम एक लफ्ज़ बड़ा यूज़ करते हैं, कमर्शलिज़म, कमर्शल हो गया, प्राइवेट सेक्टर या इवन गवर्नमेंट का सेक्टर भी हो, तो आपने जनरेट तो करना है ना पैसा, ताकि आप वो उसको री इन्वेस्ट करें और आप अपना काम तो जारी रखें ना। के दौर में अगर मेरा ख्याल है कि कोई राइटर बनना चाहेगा तो उसको सबसे पहले उसका बाप ये कहेगा कि यार क्या कर रहा है, इसमें कौन से पैसे हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी एक बड़ा आज एक मेरे ख्याल से शुरू हो गया है कि प्रोफेशन पैसे भी बहुत ज़्यादा है ना। और दूसरा ये बताएं कि बच्चों को मतलब बच्चों की चॉइस ज़रूर होनी चाहिए, आई बिलीव कि बच्चों की चॉइस होनी चाहिए, लेकिन उनको कैसे ये रियलाइज़ कराया जाए कि हाँ ये भी एक प्रोफेशन है, ये भी एक आर्ट है, तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए मैं आपको बड़ी अजीब से बताऊँ, पिछले दिनों मैंने 2-4 दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं और जो फैकल्टी है उसको भी बड़ी परेशानी हो रही है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक ऐसा अदारा है जहाँ पे दुनिया में बहुत मेरिट बहुत हाई और बहुत मुश्किल से एडमिशन मिलता है। बिल्कुल। तो जब होता ये है कि जब एडमिशन मिल जाता है स्टूडेंट्स को, उसके बाद तो बड़े नॉन सीरियस हो जाते हैं और क्लास में और लेक्चर हॉल में वो फ़ोन का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। तो इनके लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया ना प्रोफेसर्स के लिए। तो इन्होंने मिल बैठ के मीटिंग्स की और एक प्लेटफॉर्म बनाया और सोचा कि इसको कैसे काउंटर किया जाए, और उस पर फिर इन्होंने कुछ वहाँ पे अब ऐसी स्ट्रेटजीज़ इनिशिएट कर दी, इंट्रोड्यूस करा दी, जिसमें वो स्टूडेंट्स से रिटन टेस्ट लेना शुरू कर दिया। उन्होंने गैजेट्स का इस्तेमाल एक तरफ कर दिया,
और जो बड़ा रवायती और जो ट्रेडिशनल जो कंजर्वेटिव वे ऑफ वो है ना, जो कि आप देखें चैट जीपीटी से और उससे एआई से अब बहुत हेल्प ये तो हमारे सर के ऊपर से गुजर जाता है मिलना शुरू नहीं, बड़ा आसान हो गया है। जैसे कैलकुलेटर देखें, अब पहले ज़माने में वो हिसाब किताब हम फ़ौरन हमारे टीचर्स भी किया करते थे, हम भी बहुत हद तक कर लेते थे, लेकिन अब कैलकुलेटर के बगैर हम नहीं। अब तो घड़ी, अब तो कैलेंडर और आज की डेट और अभी इस वक्त का टाइम भी हम फ़ोन पे देखेंगे। अच्छा, आई एम इंटरप्टिंग यू उर्फी साहब, अब मैं इसी बात से ये थोड़ा सा वो ऐड करना चाहूँगी कि कुछ दिन पहले ना मेरे अब जो भतीजे हैं वो टीनेजर्स हैं, तो माई हस्बैंड वॉज इंटरेक्टिंग विद देम। अब वो बात कर रहे हैं तो उनको बता रहे हैं कि भाई अब ये हिस्ट्री और जोग्राफी और ये इधर है और उधर है, तो अब बच्चे बोर हो रहे हैं। तो मैंने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा आप ये बच्चों को क्या बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ ईस्ट में है या वेस्ट में है? कहते नहीं, इनको पता होना चाहिए जोग्राफी, ठीक है ना, कि यार क्या है। तो मैंने कहा ये सारी चीज़ें तो आजकल गूगल पे अवेलेबल हैं, तो ये तो उस पे करके ढूंढ लेंगे, ठीक है ना। आप उनके साथ इनकी मर्जी की बात करें, क्योंकि समटाइम्स किड्स वो तो सॉरी आप जो बात कर रहे हैं उसी को मैं सेकंड कर रही थी कि मेरे जहन में आ गई कि ये भी बात होती है। अच्छा, और देखिए ये इस वजह से ना वो जो डिस्ट्रैक्शन है ना वो इतनी बढ़ चुकी हुई है कि उससे ADHD का बहुत, अटेंशन डेफिसिट का बहुत ज़्यादा, कंसंट्रेशन स्पैन कम हो गया। आप देखिए हम ऑडियो, मैं आपका मैसेज, आप मेरा ऑडियो मैसेज भी हम उसको स्पीड पे जाके सुनेंगे, हमारे पास इतनी पेशेंस नहीं है। अच्छा, हम इवन रील्स को, इवन यूट्यूब पे कुछ चीज़ देख रहे होते हैं तो उसको भी हम फॉरवर्ड कर देख रहे होते हैं। हम चाहते हैं हमारे हाथ में रिमोट हो और हम जल्दी से वो देखें, तो ये कंसंट्रेशन स्पैन ख़त्म हो गया है। अच्छा, और मेमोरी पे बहुत ज़्यादा असर, ये साइकोलॉजिकली बड़ा वो एक सिकनेस है जो जिसके हम सब शिकार होते जा रहे हैं। डिमेंशिया हम सबको ऑलमोस्ट हो रहा है, भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं, मुलाकात कर रहे होते हैं लोगों से, और वो उसकी वजह यही है कि हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम। आप किसी भी आई स्पेशलिस्ट के पास कल चले जाएँ, आज चले जाएँ, वो अब तो वो जब आप, आजकल तो मशीन्स होती हैं हर जगह, वो देखते ही आपसे कह देगा कि आपका स्क्रीन टाइम, सबसे पहला सवाल, और नहीं वो खुद ही बता देगा कि स्क्रीन टाइम आपका बहुत बढ़ गया है। हाँ, ये तो है आपका स्क्रीन टाइम। असल में डॉक्टर्स के बेचारों के साथ खुद भी यही हो रहा होता है, ठीक है ना, तो इसलिए उनका ज़ाती एक्सपीरियंस है। तो उर्फी साहब, हम अपनी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपके साथ मैंने कहा था कि बातें करते हुए बिल्कुल पता नहीं चलेगा, लेकिन हम थोड़ा सा ज़रा म्यूजिक भी बीच में ऐड करें और ज़रा हेज़ल से आज सुने कि क्या सुना रही हैं हेज़ल।
वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है क्या शुगल है। और आज जो हम कंट्रोवर्सी आपके साथ शेयर करेंगे, हमारी बड़ी रिनोन एक्ट्रेस हैं राबिया नूरीन साहिबा, उनसे उनके जितने भी सारे फॉलोअर्स हैं और चाहने वाले हैं वो उनसे सवाल कर रहे थे कि भाई आप क्यों ये नॉमिनेशन और आप लोगों को नॉमिनेशन नहीं मिलती हो सारा कुछ। तो उस पर उन्होंने एक वीडियो अपलोड की है जो काफ़ी वायरल भी है। तो सबसे पहले चल के आप वो वीडियो देखें और उसके बाद हम इस बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। आपने वीडियो देखी है राबिया नूरीन की, जरा इस बारे में थोड़ा सा अपना फीडबैक दें कि ये क्या कहानी चल रही है, क्या कंट्रोवर्सी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि जो अवार्ड होता है या जो इनाम होता है, जो आपको अपने व्यूअर्स से, अपनी ऑडियंस से जो फीडबैक मिलता है, उसकी बहुत अहमियत होती है ना किसी भी आर्टिस्ट के लिए। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि अवार्ड्स फाइनली अब मिल जाएगा, इनको भी मिल जाएगा, सबको मिल जाता है भारी भारी अपने टाइम पे। वो इन एनी केस ये तो होता ही है ना कि अवार्ड तो एक होता है और डिज़र्व बहुत लोग कर रहे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। exactly. लेकिन वो किसी एक को मिलता है, वो जूरी उस वक्त के मुताबिक, अच्छा बाइस्ड भी होती होंगी चीज़ें, हो जाता है, नेपोटिज्म भी हो जाता है, फेवरेटिज्म भी हो जाती है, सिफारिशें भी चल जाती हैं, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, पार्ट ऑफ द अवार्ड्स हैं। तो उसको इतना बल्कि सेलिब्रेट करना चाहिए। आपके को वर्कर्स को, आपके सबसे मज़े की बात है कि आपके जिस शोबे में आप काम कर रहे हैं उस शोबे को जब अवार्ड जाता है तो वो सबको ही जाता है, और आपका अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो तो है लोगों की नज़र में। और जो आपको एक्नॉलेजमेंट मिल रही है आपके टैलेंट से, वो उसको कोई नहीं हिला सकता। जो आपका मकाम है वो वहीं पे है, और जो आपका जो टैलेंट, अच्छा आपने अपने आप को कंपेयर करना है अपने प्रीवियस काम से। एग्जैक्टली ठीक है ना, बिल्कुल सही। कि आप किसी और के साथ जब आप मुकाबले में जाएंगे तो फिर उसमें वो आप अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे खाम में ना, एक वो जेलसी भी हो जाती है, मुकाबला भी आ जाता है, फैसिनेशन होती हैं ये चीज़ें। आप अच्छा छोटा यू फील स्मॉल अबाउट योर सेल्फ ना, वो चीज़ अच्छी नहीं है। आप लो सेल्फ इस्टीम हो जाते हैं, डीमोरलाइज हो जाते हैं, तो ये आप अपना नुकसान कर रहे हैं ना। तो आप इंजॉय करें कि बहुत अच्छी बात है कि उसको अवार्ड मिल गया, उसको, वो भी मेरा को वर्कर है, और नेक्स्ट टाइम आपको मिल जाएगा, उससे नेक्स्ट टाइम भी, अगर नेक्स्ट टाइम ना मिला उससे नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा। तो अवार्ड भी बड़े थोड़े से हैं, लोग भी बहुत थोड़े हैं जिनका आपस में कॉम्पिटिशन है, छोटी सी तो इंडस्ट्री है। तो और हर अवार्ड की अपनी एक रिस्पेक्ट तो होती है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा बड़ा अवार्ड तो नहीं है ना जिससे बहुत नुकसान हो जाए आपको। तो आई थिंक आप वो कहते हैं ना कि कीप ट्राइंग। हाँ। और ये तो वैसे कंट्रोवर्शियल पूरी दुनिया में है, मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है, पूरी दुनिया में बड़े बड़े फिल्म फेयर अवार्ड पॉलिटिकल हो जाते हैं। जो बहुत बड़े बड़े जो ऑस्कर अवार्ड्स हैं, बहुत बड़े बड़े, उसमें बड़ी वो सियासत भी चल जाती है, ग्लोबल पॉलिटिक्स जो होती है वो भी इन्वॉल्व हो जाती है। अच्छा, हमारी अगली कंट्रोवर्सी भी कुछ ऐसी ही है, इसके बारे में भी आपसे फीडबैक लेंगे। जो आप हमारे नाज़रीन आप जाके देखेंगे, सैयद नूर साहब की, आप बड़े रिनोन, आपको पता है फिल्म डायरेक्टर हैं, और रेशम हमारी माशाल्लाह से बड़ी टैलेंटेड जो हैं एक्ट्रेस हैं और बहुत अच्छी हैं। मैं तो हमेशा से उनकी फ़ैन रही हूँ, लेकिन उनकी कंट्रोवर्सी काफ़ी अरसे से चल रही है। सैयद नूर साहब हमेशा ये कहते हैं कि भाई रेशम ने जब तक मेरे साथ काम किया, शी वाज हिट, एंड उनका फिल्में भी कामयाब हुई, अब नहीं करी। तो पहले ज़रा जाके आप ये वीडियो देखें और उसके बाद ज़रा उर्फी साहब से भी इस बारे में राय लेंगे कि क्या इनका क्या राय है इस बारे में। अब आपने ये वीडियो भी देखी, ये भी पहले की तरह ही है, थोड़ा अजीब सी कंट्रोवर्सी है, तो क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, ये कंट्रोवर्सीज तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, ये तो होती रहनी चाहिए, बड़ा ज़रूरी है, पार्ट ऑफ द शोबिज़ भी है, पार्ट ऑफ द गेम भी है। पहली बात ये है कि सैयद नूर साहब भी बहुत सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। तो मैं समझता हूँ कि रेशम भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और सैयद नूर भी बड़े सक्सेसफुल डायरेक्टर रह चुके हैं। इनके क्रेडिट में बहुत अच्छी फिल्में रही हैं, जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है दोनों का अपनी अपनी जगह पे। और बल्कि रेशम को एक बहुत अच्छा चांस देने वाले और उसकी ग्रूमिंग और उसकी तरबियत में भी बड़ा सैयद नूर साहब का हाथ है। जीवा इनकी फ़िल्म थी जिसमें बहुत अच्छा रेशम ने काम किया।
फिर वो संगम एक बड़ी एक्सपेरिमेंटल सी फिल्म थी जिसमें रेशम ने कमाल की अदाकारी की, और बड़ी स्क्रीन पे रेशम को रेशम बनाने में सैयद नूर साहब का बड़ा हाथ है। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी है, देखिए इसमें मेरा ये ख्याल है कि होता ये होगा, मुझे वो कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा होता ये कि किसी भी फिल्म में रेशम को भी मे बी ऑफर हो गई हो कास्ट होने के लिए, या रेशम चाह रही हो कि मैं इस फिल्म में कास्ट हो जाऊं, और हो सकता है कि वो रेशम को हटा के उन्होंने साइमा को रख लिया हो, चूँकि साइमा के साथ फिर उन्होंने बहुत काम किया ना। सैयद नूर साहब, फिर वो उनकी वो ज़ौजा भी बन गई साइमा, तो हो सकता है इस तरह का कोई कंपटीशन रेशम ने फील किया हो, या इस किस्म की तासुब कोई देखा हो और तरफदारी देखी हो। मगर फिर भी मैं समझता हूँ कि सैयद नूर साहब एक पावर वाली सिचुएशन में हैं और सीनियर हैं, और पहले भी थे, अभी भी हैं, तो इनको एटलीस्ट जो मीडिया पे इस मौजू पे बात करते हुए एक बड़ापन दिखाने की ज़रूरत है, जो कि उन्होंने काफ़ी ग्रेसफुली इस बात को समझाने की कोशिश की। मगर फिर भी वो रेशम के साथ, तो ऑफ कोर्स रेशम एक एक्ट्रेस है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो छोटी एक्ट्रेस है या वो उनका कोई मुकाबला नहीं कर रहा, मगर पोजीशन फ़र्क है ना। और आई थिंक लेट को नहीं करते हमारे लोग, और वो जो आप जो बात कर रहे हैं उसको सेकंड करूंगी कि क्योंकि सैयद नूर साहब माशाल्लाह से एक बड़ा उनका नाम है, और रेशम भी उसी तरह से हैं, लेकिन आई थिंक वो शायद ये भी कभी होता होगा कि इसने मुझे ये कहा, मैं इसको बनाने वाला हूँ, या उन्होंने कहा होगा कि यार मैंने भी तो कोई मेहनत की होगी भाई, इस तरह से भी कुछ चीज़ें होती हैं, वो ईगो जो आ जाती है ना सामने, और ये आर्टिस्ट की ईगो होती तो है, मगर उस ईगो को बड़ा तरीके से, मैं तो कहता हूँ जैसे ना बहुत सी, देखिए पिछले दिनों एक और भी बड़ी कंट्रोवर्सी चल गई थी, ये इसी सोशल मीडिया पे हमारी बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं बुशरा आपा के बारे में बात हुई थी, तो मैंने ये कहा था, देखिए होता है कि बहुत सी बातें आप अपने वालिद के सामने नहीं करते, अपने बच्चों के सामने नहीं कर सकते, अपनी अम्मी के सामने, इस तरह कैमरा भी एक चीज़ है, उसकी भी थोड़ी रिस्पेक्ट करें ना। बहुत सी चीज़ें जो हम आपस में बैठ के ड्राइंग रूम में बैठ के या कहीं प्राइवेसी में हम कर सकते हैं खुल के, मगर जब हमें पता होगा ये वी आर बीइंग रिकॉर्डेड, ये डॉक्यूमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे हम वही बात एक और तरीके से करेंगे, एक सटल होके करेंगे, या अगर बहुत ही ज़रूरी आई हुई है बात तो उसको तरीके से करेंगे ना, उसका एक, जैसे आप अपने किसी बड़े के सामने, उस्ताद के सामने कोई बात करना चाहते हैं, तो हमारे में एक सर्टन असल में उर्फी साहब मेरे ख्याल से लोग ये नहीं समझते कि कभी हम जज्बात में कुछ ऐसी बातें कह देते हैं, वो अगर रिकॉर्डेड ना भी हों, कि हम बाद में खुद रिग्रेट कर रहे होते हैं कि यार ये नहीं कहना चाहिए था। सही तो आपकी बात बिल्कुल बजा है कि कभी आपको कुछ चीज़ों को वाकई होता है कि भाई आप बात करने से पहले, वैसे तो हमेशा कहा जाता है कि सोच समझ के बोलें, पहले सोचो फिर बोलो, लेकिन हाँ अब ये कंट्रोवर्सीज हों, वो आम सोशल मीडिया तो वैसे भी एक टीवी चैनल ही है, तो आपके साथ बात करते हुए उर्फी साहब पता नहीं चला, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप ऑडियंस को कोई अच्छा सा पैगाम दें, क्योंकि आपकी हर कई भी बात उसमें एक्सपीरियंस भी है और ऑब्वियसली आपकी नॉलेज भी है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ऑडियंस को कुछ पैगाम दें। किस कैमरे में देख के बात करूँगा? ठीक है, देखिए नहीं, मेरी तो ये बात होगी, चूँकि ये यंग लोगों के लिए मैं ज़रूर ये बात करूँगा कि इस वक्त आप सबके हाथ में कैमरा है और आपके हाथ में फ़ोन है, आपको किसी प्रोडक्शन हाउस को देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी फाइनेंशियर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी प्लेटफॉर्म के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना कंटेंट खुद प्रोड्यूस करना है और अपने कंटेंट पे फोकस करें और आप अपनी उसको बड़ा सीरियसली लें। और अब इतने टैलेंटेड लोग हैं, बड़ी मुझे खुशी होती है, ऐसा सटायर और ये कॉमेडी और इवन सीरियस बातचीत, उसको थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव बनाएं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएं और कंटेंट जो है ना वो आप ज़िंदगी से उठाएं। ये कॉपी पेस्ट वाली जो बात है ना, किसी और की उस पर कर देना, वो ठीक है, वो एंटरटेनिंग होता है, लोग एंजॉय करते हैं, मगर आप कोशिश करें कि आप अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करें। ये बड़ी खुशकिस्मती है कि इस वक्त आपको कोई किसी चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी की मिन्नत समाज की ज़रूरत है, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अपने बॉस खुद हैं और लोग पैसे भी बना रहे हैं, कमा भी रहे हैं, करियर भी बना रहे हैं, लेकिन आप एक कंटेंटफुल चीज़ करेंगे और एक रैशनैलिटी के साथ करेंगे तो फिर वो पॉजिटिविटी के साथ करेंगे तो आप बहुत आगे जा सकते हैं।
थैंक यू सो मच उर्फी साहब, आपने Thank you very बड़ी much. एक खास बात की है, ठीक है ना। तो आपके साथ बातों में पता नहीं चला, आई थिंक 1 घंटा और होता तो हम फिर भी बातें हाँ, करते। सो जरूर, नाइस जरूर। ऑफ यू कि आपने अपने कीमती बहुत वक्त में से शुक्रिया। टाइम दिया। Thank you तो very नाजरीन much. हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और फिर ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाजरीन, अब हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जा रहा है और जाते जाते आप देखेंगे कि ये मेरे हाथ में बास्केट, आप कहेंगे पता नहीं तहमीना चंदा मांगने लगी है कि भाई थोड़े थोड़े सब करके डाल दें, लेकिन इसका ये मकसद नहीं। अब प्रोग्राम के शुरू में मैंने एक लास्ट सेगमेंट का कहा था कि भाई हमारे पास एक पुराना लेटर बॉक्स है, उसके बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो मैं आपको वहाँ पे लेके जाती हूँ और आपको मैं बताती हूँ कि इसका मकसद क्या था। ये जो लेटर बॉक्स है ये हमारा फ़ैन बॉक्स है, ठीक है ना। इसके अंदर आप हर हफ्ते हमें जो है, जैसे आप अपने सोशल मीडिया पे आप हमें मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, सजेशन भी देंगे, कुछ हमें गिला भी करेंगे कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं है, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आएंगी। अब आप कहेंगे वो कैसे अंदर आएंगी, ठीक है ना, हम तो उस पर कमेंट कर रहे होंगे। तो भाई ये जो हमारी टीम है ये वो उसको एक मैजिक के साथ जो जो आप वहाँ पे कमेंट करेंगे, ठीक है ना, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे पास हर हफ्ते इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा और फिर मैं इसको निकाल के इस लास्ट सेगमेंट में इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करूंगी। हम आपको अप्रिशिएट भी करेंगे और अगर आप हमसे कोई गिला करेंगे तो हम उसको भी पढ़ेंगे और उसको भी कोशिश करेंगे कि ठीक करें। लेकिन आज इस बॉक्स के अंदर कुछ है मेरे लिए सरप्राइज़, ठीक है, तो वो हम ज़रा निकाल के आपके साथ शेयर करते हैं कि उसके अंदर क्या है। तो ये हमारा जा रहा है बॉक्स और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो हम एक एक करके निकालेंगे जो आज पहले प्रोग्राम में। वैसे आप कहेंगे कि पहले ही प्रोग्राम में तहमीना को जो है कंप्लेंट्स आ गई हैं, लेकिन ये कंप्लेंट्स नहीं हैं, ये बेसिकली हमारे जो सारे कलीग्स हैं उनकी विशेज़ हैं। तो अब ये सारी की सारी जो हमारी विशेज़ हैं ये हम पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दे दूँ कि किसने विश किया हुआ है हमें। तो अभी जैसे ये देखें हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर हैं काजी आरिफ साहब, उन्होंने भी मतलब किया है। हमारी बहुत प्यारी और सीनियर जो एंकर हैं मिशी खान, उनको कौन नहीं जानता, उन्होंने भी विश किया है। रिदा, उन्होंने भी हमें विश किया है। काफ़ी सारे लोगों ने हमें जो है ये इस प्रोग्राम के लिए मुझे बेस्ट विशेस भेजी हैं एंड आई एम रियली टच्ड एंड आई एम ऑब्लाइज्ड कि उन्होंने वो किया है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं घर जाके पढूं, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि कभी कभार ये चीज़ें जब आपको कोई बंदा विश करता है तो बड़ी दिल के करीब होती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये टोकरी में घर लेके जाऊँ, टोकरी भी मैं वैसे घर लेके चली जाऊँगी, तो मैं घर जाके इसी बहाने लेके जाऊँगी। तो अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, आपसे मुलाकात होगी मेरे अगले हफ्ते। आई होप आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगे और वैसे मैं आपके फीडबैक का और सजेशन का ज़रूर वेट करूँगी। इन दी एंड मैं चाहती हूँ कि हेज़ल और शामिल हमें कुछ अच्छा सा म्यूज़िक सुनाएं ताकि एक अच्छी जैसे शुरुआत हमने की थी वैसे ही हम प्रोग्राम का इख्तिताम पीछे करें। तो ओवर टू यू हेज़ल। जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हाँ बात बन जाए। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हाँ बात बन जाए। बहार बहार को चमन, दिल को दिल, बदन को बदन, हर किसी को चाहिए तुमका मिलन। काश मुझ पर ऐसा दिल आता भी आए तो बात बन जाए, हाँ बात बन जाए। आप जैसा कोई